नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। आज हम अपने अगले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल जो हमारी कक्षा हुई थी वहां पर हमने ऊर्जा के कुछ स्रोतों के बारे में समझा था और विशेषकर ऊर्जा के जो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं उनके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हमारी चर्चा होगी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इन स्रोतों की, तो यहाँ पर हम क्या-क्या बात करेंगे ये मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा के बाद हम चर्चा करेंगे पवन ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बाद फिर हम करेंगे भूतापीय ऊर्जा। तो ये तीनों स्रोत होंगे और उसके बाद फिर जैव ईंधन होगा हमारा आखिरी स्रोत। तो ये 4 स्रोत हैं जिनके बारे में आज चर्चा होगी और इनके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। हम समझेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, कितना आखिर उत्पादन हम कर पा रहे हैं इन सारे स्रोतों के माध्यम से और इनसे जुड़े हुए कुछ जो योजनाएं हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी चर्चाएं होंगी आज के इस कक्षा में। तो हमने बात की थी नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, तो उसमें गैर नवीकरणीय हमने देख लिया। और गैर नवीकरणीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सारे ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है। यानी जो एक बार अगर समाप्त हो गए, एक बार अगर उनका उपभोग हमने कर लिया, तो उसके बाद दोबारा वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और अगर उपलब्ध होते भी हैं, तो उनको उपलब्ध होने में काफ़ी समय लगेगा और इतना समय लग जाएगा कि अ, उसके बारे में सोचना ही बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे कोयले के बारे में हमने चर्चा की कि कोयले को वापस से कोयले के निर्माण में लगभग कैसे 30 से 35 करोड़ वर्षों तक का समय लगता है और उपभोग में तो खैर हमने 300-400 वर्षों में जितना भी कोयला है वो सारा उपभोग कर डाला। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए जहां तक बात है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की, वे सारे वैसे स्रोत हैं जो कि जिनका नवीनीकरण हमारे लिए संभव नहीं है। एक बात और वहां पे अगर मैं आपको बता दूं कि जब हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो कोयले के निर्माण में 30-35 करोड़ वर्ष लगे, ये बात हमने चर्चा की। तो क्या ऐसा है कि ये जो 30-35 करोड़ वर्ष है, जब से निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद से ये निरंतर ऐसा ही रहा, ऐसा नहीं है क्या? कि मान लीजिए कि 35 करोड़ वर्ष पहले पहली बार कोयले का निर्माण हुआ। क्या उसके बाद फिर से दोबारा निर्माण नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं कि आज भी हमें कोयला मिलता चला जाएगा और उसके नए स्रोत हमें मिलते चले जाएँगे क्योंकि निरंतर ही पृथ्वी के पूरे इतिहास में, भौगोलिक इतिहास में ऐसा नहीं है क्या कि बार-बार कोयले का निर्माण हो पाया? आपको क्या लगता है आप बताइए? कि और ऐसा है कि आगे भी कोयला हमारे पास रहेगा क्योंकि और भी कोयले का निर्माण हुआ होगा? आपके हिसाब से क्या है? तो कुंदन आप कह रहे हैं नो, तो काफ़ी लोग यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि होगा। तो आपको एक बात अगर मैं बता दूँ तो इसका उत्तर है कि नहीं, वापस से ऐसा संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में कोयले का निर्माण हुआ, वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ थीं और वैसी परिस्थितियाँ उसके बाद दोबारा पृथ्वी पर नहीं हुई हैं। तो इसीलिए वैसी परिस्थितियाँ क्योंकि नहीं हुई हैं, उस प्रकार की वनस्पति वापस नहीं आई है। वनस्पति भी उस समय की जो वनस्पति थी, उसके भी अगर आप अ अ, उनके भी संरचना को अगर देखेंगे तो आप पाएँगे कि उसमें भी थोड़ा-थोड़ा अंतर है। तो ये कारण है कि क्यों इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो कोयले का निर्माण जो भी हुआ वो एक ही बार हुआ, जो भी 30-35 करोड़ वर्ष पहले हुआ। पेट्रोलियम के साथ भी ऐसा ही है कि जो भी निर्माण हुआ वो उसी समय हुआ और उसके बाद फिर दोबारा पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण नहीं हुआ है। तो इसलिए याद रखें कि अब कोयला और पेट्रोलियम आगे दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ बहुत विशिष्ट परिस्थितियाँ थीं, जिनके अंतर्गत ये कोयले और पेट्रोलियम दोनों का निर्माण हुआ है। ठीक है? तो जहाँ तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ आंकड़ों को भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले आंकड़े आपको जानना होगा पिछले साल के, जो कि है 2022 के जो आंकड़े थे। अब ये जो 2022 के आंकड़े हैं, ये कौन से आंकड़े हैं, ये आपको मैं बता दूँ। तो भारत ने एक लक्ष्य रखा था कि वर्ष 2022 तक
कुल मिलाकर 175, कुल मिलाकर 175 गीगावाट, 175 गीगावाट ऊर्जा, 175 गीगावाट ऊर्जा ऐसी होगी जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आएगी, जो हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हमें प्राप्त होगा। तो ये लक्ष्य हम लोगों ने रखा था कि 175 गीगावाट की कुल ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से। और यहाँ पर भी ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसमें इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा की बात हुई थी, पवन ऊर्जा की बात हुई थी, जैव ईंधन की बात हुई थी। 1 मिनट मुझे दें, एक थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पर, 1 मिनट मुझे बस दें आप। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि आवाज और वीडियो आपको ठीक से दिख रहा है? ऑडियो और वीडियो दोनों एक बार बता दीजिए कि दोनों ठीक है। चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 175 गीगावाट ऊर्जा की चर्चा हो रही थी, जो भारत ने अपने लिए लक्ष्य रखा था, वर्ष 2022 का लक्ष्य, इसमें महत्वपूर्ण जो सोर्स हैं, सबसे पहले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन और साथ में लघु पनबिजली। ठीक है? जिसमें सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य यहाँ पर भारत ने रखा था, ये था 100 गीगावाट का। पवन ऊर्जा का जो हमने लक्ष्य रखा था, वो था 60 गीगावाट का। जैव ईंधन के लिए 10 गीगावाट और लघु पनबिजली के लिए 5 गीगावाट। तो ये हमने लक्ष्य अपने लिए रखा था और इस लक्ष्य में से वर्ष 2022 के अंत तक सारे में तो पूर्ण रूप से हम सफल नहीं हो पाए और 100% लक्ष्यों का लक्ष्य हम नहीं निर्धारित कर पाए, लेकिन सौर ऊर्जा में यहाँ पर से कुल मिलाकर लगभग 63 गीगावाट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। पवन ऊर्जा में हम लोगों ने 42.5 गीगावाट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। जैव ईंधन में हम आगे भी बढ़ पाए और 10.7 गीगावाट हम लोगों ने पार कर लिया और लघु में लगभग हम पहुंच गए और 4.9 गीगावाट तक हम पहुंच पाए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे कुछ लक्ष्य थे और इस लक्ष्य के निकट आप कह सकते हैं कि पहुंच गए। कहीं-कहीं पर लगभग 60-70% तक हम लोग पहुंच गए और कहीं-कहीं पर 100% तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे हम लोगों ने अपना अगला जो लक्ष्य रखा है, वो है वर्ष 2030 के लिए। अगला जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, वो है वर्ष 2030 के लिए और वर्ष 2030 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, वो है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब हमें
500 गीगावाट यहाँ से प्राप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि 500 गीगावाट अब यहाँ से हम लक्ष्य को निर्धारित करें, और इस 500 गीगावाट में इस बार केवल ये 4 स्रोत की चर्चा नहीं है, बल्कि आप देखें कि और भी ऐसे स्रोत हैं जिनको यहाँ पर लक्षित किया गया है। तो कौन-कौन से स्रोत है यहाँ पर? तो इसमें सौर ऊर्जा को रखा गया है, इसमें पवन ऊर्जा को रखा गया है, जैव ईंधन को रखा गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की भी बात हो रही है अब। तो हाइड्रोजन को भी इसमें गिना गया है, पनबिजली को भी इसमें गिना गया है। और नाभिकीय ऊर्जा को भी इस बार गिना गया है। तो ये सारे हैं, और इन सब को मिलाकर हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट यहाँ से प्राप्त होने चाहिए। तो वही अभी देखना है कि हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कितने लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, जहां तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब एक-एक करके यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आज जिस पर कार्य हो रहा है, उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है हमारे लिए सौर ऊर्जा। तो देखिए, जहां तक बात है सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? ये ऐसी ऊर्जा है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको हम लोग सौर ऊर्जा कहेंगे। अब यहाँ पर सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, दो प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो खैर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये तो ऊर्जा प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है जो हमारे पास नहीं है। नहीं तो हम भी सोलर एनर्जी से चार्ज हो पाते, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है। जादू के लिए संभव रहा होगा। अब खैर, जब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की, तो दो रूप हैं जिनमें हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो प्राप्त होती है हमें ऊर्जा, दो प्रकार से होती है। एक है ताप और दूसरा है प्रकाश। तो सूर्य का ताप और सूर्य का प्रकाश, इन दोनों का उपयोग हम करते हैं, और इसी ऊर्जा को प्राप्त करके अलग अलग रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग रूपों में कैसे इसका उपयोग करते हैं? तो पहला जो है, जो सूरज के ताप का जब उपयोग करते हैं, तो इसको हम लोग सोलर थर्मल कहते हैं। इसका नाम है सोलर थर्मल। और दूसरा है सोलर फोटोवोल्टाइक। तो ये है सोलर थर्मल, और ये है सोलर फोटोवोल्टाइक। ठीक है, ये है सोलर फोटोवोल्टाइक। तो ये दोनों है। अब देखिए, थर्मल जब हम कहते हैं ना, तो थर्म जो शब्द है, ये हमेशा ताप से संबंधित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको सोलर थर्मल कहा जा रहा है। और सोलर फोटोवोल्टाइक की जहां तक बात है, तो यहाँ पर फोटो फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश से संबंधित कोई भी चर्चा में फोटो शब्द का उपयोग किया जाता है। और वोल्टाइक जो शब्द है यहाँ पर, वोल्टाइक विद्युत संबंधी कोई भी अगर हम अनुप्रयोग देखते हैं, तो उसको वोल्टाइक बोलते हैं। तो इसीलिए सोलर फोटोवोल्टाइक कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूरज के प्रकाश को हम विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। और ये जो हम लोग विद्युत के लिए उपयोग करते हैं, ये करते हैं हम सोलर पैनल के माध्यम से, सौर पैनल के माध्यम से ये करना हमारे लिए संभव होता है। अब यहाँ पर इसलिए ये दो प्रकार हैं, और इन दोनों प्रकारों से हम देखते हैं कि ये अभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अभी जो हमारे पास कुल क्षमता है, वो लगभग 60 गीगावाट की है। तो पिछले साल हम लोगों ने क्या देखा कि 2022 के अंत तक हम लगभग 63 गीगावाट तक पहुंचे थे। और जो आखिरी आंकड़े मैंने देखा है, वो अभी से 2 महीने 3 महीने पहले की का ये
आंकड़ा है। अभी सितंबर तक का आंकड़ा अभी दोबारा हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो लेकिन उसके पहले की तिमाही के जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से लगभग 70 गीगावाट तक अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये स्थापित ऊर्जा है, यानी कि 70 गीगावाट ऊर्जा आज के दिन में जो बिजली हमें प्राप्त होती है, वो सौर ऊर्जा के माध्यम से होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इतना समझ में आता है कि सौर ऊर्जा क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब दो प्रकार से कर रहे हैं, या तो सूर्य के ताप का उपयोग या तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग। सूर्य के ताप का कैसे उपयोग करेंगे? तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर सोलर हीटर है, तो हीटर कैसे बनाते हैं कि जो भी सूर्य की रोशनी होती है या सूर्य का जो ताप होता है, वो किसी एक बिंदु पे से संकेंद्रित किया जाता है, जिसके माध्यम से वहां पर की जो ऊष्मा है वो बढ़ने लग जाएगी, वहां का ताप बढ़ने लग जाएगा, और उस प्रकार से हम सोलर थर्मल का उपयोग कर सकते हैं, यानी सौर तापीय ऊर्जा इसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो उसका उपयोग किया जा सकता है, और हीटर के रूप में कर सकते हैं, अन्य रूपों में भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका भी उपयोग बिजली उत्पादन में भी होता है। बिजली उत्पादन में भी यदि चाहें तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए सोलर थर्मल एक हो गया और सोलर फोटोवोल्टाइक हो गया। अब अगर हम बात करें अभी तक अगर हम बात करें तो अलग-अलग प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो एक तो महत्वपूर्ण तरीका हो जाता है सोलर पंप या सौर पंप। तो अब ये जो सौर पंप है, इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो आप देखेंगे कि इसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है, और आज के दिन में भारत में ज़्यादातर जो पंप है, वो डीज़ल से संचालित होते हैं या फिर बिजली से संचालित होते हैं। तो वैसे में विशेषकर जहाँ पर डीज़ल का उपयोग किया जा रहा है, जहाँ पर हम डीज़ल पंप का उपयोग कर रहे हैं, तो डीज़ल पंप के उपयोग में क्या दिक्कत है कि डीज़ल पंप के उपयोग में दिक्कत ये है कि वह डीज़ल है, और क्योंकि ये डीज़ल है तो इसका अर्थ ये है कि इससे प्रदूषण होगा। साथ ही साथ इस डीज़ल को बार-बार किसानों को खरीदना पड़ेगा, तो डीज़ल को खरीदने में उनका खर्च हमेशा होता रहेगा। और सरकार को भी इससे नुकसान होता है। सरकार को इसलिए नुकसान होता है क्योंकि इसमें सब्सिडी दी जाती है। यानी कृषि संबंधित अगर मान लीजिए कि कोई भी अनुप्रयोग है और अगर डीज़ल का उपयोग कृषि में किया जा रहा है, तो वैसे में हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी अ, डीज़ल कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। तो इसीलिए सरकार को भी नुकसान होता है कि जो आम डीज़ल आप पेट्रोल पंप वगैरह पे जाकर के खरीदते हैं, उस डीज़ल का दाम ज़्यादा होता है, और कृषि के लिए उपयोगी डीज़ल जो है और कृषि के लिए जो डीज़ल दिया जा रहा है किसानों को, उस पे सब्सिडी दी जाती है। तो इसीलिए किसान को नुकसान है क्योंकि किसान को हर समय खरीदते रहना पड़ेगा डीज़ल। सरकार को नुकसान है क्योंकि उसमें सब्सिडी देनी पड़ती है, और पर्यावरण को तो नुकसान है ही क्योंकि ये डीज़ल है। तो इसीलिए डीज़ल का उपयोग करना एक तरह से ठीक नहीं है, और जहाँ पर सिंचाई के लिए इसका उपयोग करना है, तो फिर सिंचाई के लिए क्योंकि इसका उपयोग करना है, तो वैसे में तो फिर हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आज के दिन में कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी डीज़ल पंप हैं भारत में, उन डीज़ल पंप के जगह पर सोलर पंप का उपयोग किया जाए, कि हर जगह किसानों को सोलर पंप दिए जाएँ और सोलर पंप के माध्यम से डीज़ल पंप को प्रतिस्थापित किया जाए। तो ये आज की कोशिश है, और इसके लिए हमने देखा कि भारत सरकार की एक योजना भी है जो कि 2019 में भारत सरकार ने लाया था। आपको पता है कि योजना का नाम क्या है? योजना का नाम जानते हैं आप? कि कौन-सी वह योजना है जहाँ पर भारत सरकार की कोशिश है कि डीज़ल पंप की जगह पर सौर पंप का उपयोग भारत में किया जाए और किसानों को ये सौर पंप उपलब्ध कराए जाएँ। हाँ, अभय सही कहा आपने, गौरव आपने भी सही कहा। हाँ, राजवीर बिल्कुल सही, राज बिल्कुल सही। तो ये जो योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ये जो कुसुम योजना है, इसके तहत हमारी कोशिश है, भारत सरकार की कोशिश है कि डीजल पंप के स्थान पर सौर पंप लगाए जाए। और क्योंकि सौर पंप लगेंगे तो एक तो पर्यावरण को इससे फायदा है ही, साथ ही साथ जो डीजल की खपत है वो कम हो जाएगी। तो डीजल की खपत कम होने से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें हर बार नहीं खर्च करते रहना पड़ेगा, एक ही बार जो उन्हें निवेश करना है सौर पंप खरीदने में, बस एक ही बार करना है। सरकार को भी इससे फायदा तो है ही। और यहाँ पर जो सौर पंप है, ये किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे काफी कम दाम पे। लगभग 75% की सब्सिडी दी जाएगी और किसानों को केवल 25% भाग अपने से देना पड़ेगा। यानी अगर 100 रुपए के अगर सोलर पंप है, तो 100 में से 25 रुपए ही केवल किसानों को देने होंगे, और बाकी 75 रुपए जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर दोनों मिल करके इसकी सब्सिडी सरकार को देंगे। माफ कीजिए, इसकी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी, और सरकार और इसलिए किसानों को केवल 25% भाग ही देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सौर पंप की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के सौर पंप होते हैं। तो दो प्रमुख प्रकार हैं सौर पंप के, जो कि इनके स्थान के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ पर है सबमर्सिबल पंप और सरफेस पंप। सबमर्सिबल पंप और सरफेस पंप। अब सबमर्सिबल पंप, जिसको हम लोग निम्नजनी पंप भी कहते हैं, तो ये जो सबमर्सिबल पंप है, ये ऐसा सौर पंप होता है जिसमें पंप को पानी के भीतर रखा जाता है। सबमर्सिबल का मतलब होता है जहां पर हम पानी के भीतर रखें, यानी अगर मान लीजिए कि किसी कुएं में रखा जा रहा है, ठीक है, तो कुएं के भीतर अगर पंप को रखा जाए तो उसको हम लोग सबमर्सिबल पंप कहते हैं। दूसरी ओर होते हैं सरफेस पंप। तो सरफेस पंप ऐसे पंप होते हैं जो कि जल स्रोत के पास में जिन्हें स्थापित किया जाता है, यानी जल स्रोत के भीतर नहीं। सबमर्सिबल में जल स्रोत के भीतर से स्थापित किया जा रहा था, और यहाँ पर जल स्रोत के पास इसे स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसे सरफेस पंप कहा जाता है। तो सबमर्सिबल पंप जल के भीतर स्थापित किए जाते हैं, और जहां तक कि जो पृष्ठीय पंप है, यानी जिसको हम लोग सरफेस पंप भी कहते हैं, जिसको हम लोग सरफेस पंप भी कहते हैं, तो ये दोनों पंप जो हैं, तो इस प्रकार से हैं कि इनको जल स्रोत के निकट इन्हें लगाया जाता है। तो सबमर्सिबल पंप यानी निम्नजनी पंप को हम लोग जल के भीतर स्थापित करते हैं, और पृष्ठीय पंप को यानी सरफेस पंप को हम लोग जल स्रोत के निकट स्थापित करते हैं। एक और वर्गीकरण का जो तरीका होता है यहाँ पर है अपकेंद्री और सकारात्मक विस्थापन पंप। तो अपकेंद्री को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप इसको कहते हैं, और सकारात्मक विस्थापन पंप को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो अब यहां पर ये समझिए कि आखिर ये दोनों कौन से पंप हैं। तो अब केंद्रीय पंप, जिसको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहा जा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है, तो अपकेंद्री बल लगने के कारण इसको अपकेंद्री हम लोग कह रहे हैं, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप कह रहे हैं। तो अपकेंद्री बल कौन सा बल होता है, अपकेंद्री बल में क्या होता है, ये आप बताइए एक बार जल्दी से। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी की थी। अपकेंद्री बल कौन सा बल होता है? हाँ, अभय बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आदि आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। मालती सही, शिवा सही, मूलचंद सही, राज सही। हाँ, तो काफी लोग अब बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो अब केंद्रीय बल कौन सा बल होता है, जो कि केंद्र से
बाहर की ओर लगने वाला बल, है ना? केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अपकेंद्री बल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पंप का मोटर है, पंप का मोटर जल स्रोत के अंदर होगा और वहां पर ये गोल गोल घूमेगा। अब जैसे जैसे ये घूमेगा क्या होगा, यहाँ से ये पानी को विस्थापित करेगा, पानी को बाहर की ओर फेंकेगा, क्योंकि ये गोल गोल जो घूम रहा है तो बाहर की ओर फेंकेगा, क्योंकि अपकेंद्री बल यहाँ पर लगेगा इसके घूर्णन से। तो इसके घूर्णन के कारण हम देखेंगे कि ये बाहर की ओर पानी को फेंकता चला जाएगा और उसी पानी को हम अ, उपयोग करेंगे सिंचाई में। तो इसीलिए क्योंकि अपकेंद्री बल के माध्यम से ये कार्य कर रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अपकेंद्री बल के माध्यम से ये कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर से हमें ये प्राप्त होगा। इसके बाद है सकारात्मक विस्थापन पंप। तो सकारात्मक विस्थापन पंप जो है वो ऐसा पंप होता है जहां पर एक पिस्टन इसमें लगा हुआ होता है और ये पिस्टन जो है ये बिल्कुल समझ लीजिए कि एक सुई की तरह काम करता है, इंजेक्शन की तरह काम करता है। तो जैसे सुई में आप क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि वैक्सीन की बोतल से अगर आपने देखा हो कैसे निकालते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि ब्लड टेस्ट वगैरह आपका कभी किया जा रहा है, तो आप पाएंगे कि वहां पर जब खींचना होता है, चाहे वैक्सीन को खींच रहे हो या खून को खींच रहे हो, तो जैसे ही वो खींचते हैं सुई को, तो वहां पर ये जो वैक्सीन है वो अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक हम दाब में एक अंतर पैदा किया जाता है यहाँ पर, और दाब में जो अंतर पैदा होता है उसके कारण जो भी यहाँ पर तरल पदार्थ होगा वो ऊपर की ओर विस्थापित होगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर बिल्कुल समझ लीजिए कि ये एक सुई की तरह काम करने वाला एक पंप है। तो यहाँ पर इसीलिए वो पंप को ऊपर खींचा जाएगा और पिस्टन को ऊपर खींचा जाएगा, और जैसे ही पिस्टन को ऊपर खींचेंगे, पानी भी अपने आप ऊपर की ओर आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 2 प्रकार के हमारे पंप हो जाते हैं। तो जो भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा हो उसके आधार पे इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, और कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं हम, उसके आधार पर हम उसे सरफेस पंप और सबमर्सिबल पंप कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जल को बाहर की ओर यहाँ पर अपकेंद्री बल के कारण जल को बाहर की ओर यहाँ पर फेंका जाता है, अपकेंद्री पंप में यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप में। और जहां तक सकारात्मक विस्थापन पंप की बात है, सकारात्मक विस्थापन पंप में हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हम एक प्रकार से एक बिल्कुल ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये बिल्कुल सुई की तरह काम करते हुए हम देखते हैं इसको। ठीक है? बिल्कुल सुई की तरह इसे कार्य करते हुए हम देखते हैं। तो ये दोनों प्रकार के पंप हो जाते हैं। अब इसके बाद है सौर पैनल। तो सौर पैनल क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि चलिए पंप का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है ये तो हमने समझा। दूसरा जो सबसे प्रमुख काम है वो है विद्युत उत्पादन। और शायद विद्युत उत्पादन को लेकर के हमने जो देखा है पिछले 10 साल में, काफी तेजी से इसके ऊपर विकास हुआ है, काफी तेजी से कार्य होते हुए हम भारत में देखते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम इन सौर पैनल की बात कर रहे हैं, तो समझते हैं कि आखिर ये सौर पैनल, सबसे पहले कि ये सौर पैनल होते क्या है और सौर पैनल का उपयोग कैसे करते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये समझते हैं। तो सौर पैनल जो होते हैं वो ये ऐसे उपकरण होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसी प्रकाश को ये विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं। यानी सौर प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया यहाँ पर उपयोग होती है। तो आखिर ये होता कैसे है, ये समझिए सबसे पहले। तो सौर पैनल जो है ये सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों से निर्मित होते हैं। अर्धचालक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। मतलब कि ना ये पूर्ण रूप से चालक की तरह काम करते हैं, ना ये कुचालक की तरह काम करते हैं, ना ही कंडक्टर, ना ही इंसुलेटर। इनके बीच में ये कहीं पर पड़ते हैं। और यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है कि जब भी मान लीजिए जब भी विद्युत का प्रवाह जब भी होता है, तो विद्युत के प्रवाह के होने के लिए सबसे पहले वहां पर आप क्या देखेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में प्रवाह होना जरूरी है। यानी जब भी
कोई भी अगर पदार्थ है, जैसे कोई भी अगर एक सामान्य चालक पदार्थ है, तो उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके भीतर, वो एक दिशा में सजे हुए होते हैं और इसीलिए जिस दिशा में वे सजे हुए होंगे, उस दिशा में हम देखेंगे कि विद्युत का प्रवाह होगा। जो तो ये चालक में ऐसा हमें देखने को मिलता है। चालक में हमें ऐसा देखने को मिलता है, यानी कंडक्टर में ऐसा देखने को मिलता है। जो अर्धचालक होते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके भीतर के जो भी अ, आवेश होंगे, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे, वो बिखरे हुए होते हैं। वो अलग-अलग दिशा में इस प्रकार से बिखरे हुए हो सकते हैं, ठीक है? वो अलग-अलग दिशा में बिखरे हुए होंगे, लेकिन जब इसके ऊपर सूरज का प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ता है, जब सौर प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, तब वैसे में हम क्या देखते हैं कि ये जो अर्धचालक है, अब एक दिशा में ये सज जाते हैं। सूरज के प्रकाश सूरज का प्रकाश जैसे ही इन पर पड़ता है, आप देखिए कि ये क्या होता है, ये एक दिशा में सज जाते हैं। तो इसीलिए इन्हीं अर्धचालक के इसी गुण का प्रयोग हम करते हैं सौर पैनल बनाने में। तो यहाँ देखिए, जब प्रकाश किसी सिलिकॉन अर्धचालक के संपर्क में आता है, तब इसमें लगे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो एक दिशा में सज जाते हैं और एक दिशा में सजने के कारण यहाँ पर विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अर्धचालक इनको कहा जाता है, क्योंकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जहां पर ये चालक की तरह कार्य करने लग जाते हैं, इसीलिए इनको अर्धचालक कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम सौर पैनल को कार्य करते हुए देखते हैं कि ये जो सौर पैनल आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे सिलिकॉन के सोलर सेल के बने हुए होंगे। सोलर सेल जो है, जो कि सिलिकॉन के बने हुए होंगे, और यहाँ पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश इनमें पड़ेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा में प्रवाहित होने लग जाएंगे। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ेगा, तो ये एक दिशा में प्रवाहित होने लग जाएंगे और यहाँ से विद्युत उत्पादन होगा। अब यहाँ पर से हमें जो विद्युत जो हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर ये याद रखें कि दो प्रकार से विद्युत की जब हम बात करते हैं, तो दो प्रकार से विद्युत को देखा जाता है। एक जो कि एक प्रकार का विद्युत होता है जिसको कि हम लोग बैटरी वगैरह में देखते हैं, जैसे आपकी मोबाइल फोन बैटरी में या लैपटॉप बैटरी वगैरह में वो होता है। और दूसरा होता है जो कि हमारे घरों में जो हमें प्राप्त होता है। तो घरों में एक प्राप्त होता है और दूसरा है जो कि इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जहां पर भी हम भंडारण कर सकें, वहां पर भी विद्युत का उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो एक को हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं और एक को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट की यहाँ पर बात हो रही है, इन दोनों को भी थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए कि आखिर ये क्या होता है। तो एक को हम लोग कहते हैं डीसी, इस तरह से लिखते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। और हमें जो सौर पैनल से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, वो सदा ही डीसी होती है, ठीक है? वो हमेशा ही डायरेक्ट करंट होती है। और जो हमें जो आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे घरों में जो आवश्यकता हमें होती है, वो हमें होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो अब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट जो है, इन इन दोनों में परिवर्तन ज़रूरी है, यानी कि डायरेक्ट करंट को सीधा हम नहीं उपयोग कर सकते, उसको भंडारण के लिए उपयोग कर सकते हैं, बैटरी बनाने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि डीसी और एसी होता है। अगर हिंदी में देखें तो इसको आप कहते हैं दृष्ट धारा, और इसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो दृश्य धारा और दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो जो दृष्ट धारा होती है, इसका भंडारण किया जा सकता है।
इसका भंडारण किया जा सकता है, तो इसीलिए बैटरी वगैरह में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है? और जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसका उपयोग किया जाता है जो घर में जो बिजली हमें प्राप्त होती है, तो जो घरों में जो बिजली हमें प्राप्त होती है, वो हम देखते हैं कि वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो दृष्ट धारा हमें प्राप्त हो रही है, तो सोलर पैनल से जो धारा हमें प्राप्त होती है, वो दृष्ट धारा होती है। ठीक है? ये सोलर पैनल के माध्यम से ये हमें प्राप्त होती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बीच में इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर के माध्यम से इसे बदला जाता है प्रत्यावर्ती धारा में। तो जो भी ऐसा उपकरण हो जो कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल दे, उसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। तो जहां पर भी ये करना संभव हो, वहां पर उसे हम इन्वर्टर कहेंगे। तो जैसे कई घरों में भी इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि इन्वर्टर का उपयोग करते हैं कि जब भी बिजली चली जाए, तो इन्वर्टर से विद्युत का सप्लाई कर दिया जाता है। तो आखिर ये जो विद्युत की आपूर्ति है, ये इन्वर्टर से हम लोग करते हैं, ये आपने सुना होगा। कई लोगों के, शायद आप लोगों के घर में भी इन्वर्टर होगा। तो इन्वर्टर में हमें ये देखने को मिलता है कि दिन भर वो विद्युत को भंडारित कर रहे होते हैं। और जब भी बिजली चली जाए, तो वही जो भंडारित विद्युत है, उसी को जल्दी से वो परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, और फिर आपके बिजली की आपूर्ति आपके घरों में हो जाती है। और बाकी समय वो दिन भर बैटरी जो चार्ज होते रहती है, तो वो बैटरी जो चार्ज होती है, उसी को हम लोग दिष्ट धारा यानी डीसी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कार्य करता है, और यहाँ पर से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एक बार ये प्रश्न देख लीजिए। ये 2020 में पूछा गया था आपसे। तो एक प्रकार से ये जो कुसुम योजना है, उसी के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जल्दी से प्रश्न को पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए पोल को लॉन्च कर देता हूँ। जल्दी से प्रश्न को पढ़ के अपना उत्तर अंकित कर दीजिए। हम्म तो 11% लोगों ने कहा है ए, 24%, बी, 29%, सी और 36% डी। तो 36% लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। आप देखिए, अभी हमने चर्चा की इसके बारे में कि सौर पंप, अच्छा एक बार आप ये बताइए कि पेन जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इसको मतलब इसकी लिखाई को और मोटी करनी पड़ेगी मुझे क्या, कि ये ठीक है?
एकदम बिल्कुल आधा-आधा आ रहा है। आप लोगों में से आधे लोग कह रहे हैं कि जो है यही ठीक है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको मोटा कर देना चाहिए। तो ऐसा एक बार मैं मोटा करके देखता हूँ, इसको दूसरे मोटे वाले को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अगर देख लीजिए, आप लोग बता दीजिए, अगर वो ठीक है तो उसको यूज़ करते हैं। तो ख़ैर, यहाँ पर पहला क्या कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी पंपों के लिए नहीं। ये कैसे सही है? अभी हमने बात की कि सरफेस पंप है और सबमर्सिबल पंप है। तो ये कैसे हम कहेंगे कि निम्नजनी पंपों के लिए नहीं किया जा सकता? तो ये तो गलत है। ये तो बहुत आसान होना चाहिए था आपके लिए। ये कैसे ए ए और सी तो बिल्कुल कैसे भी आप नहीं मार्क करना, आपको मार्क नहीं करना चाहिए था। हमने ये पढ़ा ना अभी कि सरफेस पंप भी हो सकता है और सबमर्सिबल पंप भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि निम्नजनी पंपों के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है। ये बात तो सही है कि हो सकता है, और पिस्टन वालों के लिए नहीं। अब ये भी गलत है। हमने बात की हमने बात की कि किस प्रकार से जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, उनमें पिस्टन का उपयोग किया जाता है और पिस्टन के माध्यम से पानी को ऊपर की ओर वो खींचते हैं। तो इसलिए ये भी कहना गलत हो जाएगा कि इसके लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी गलत हो गया और सही उत्तर इसीलिए हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से इसको याद रखें, क्योंकि हमने दोनों ही वर्गीकरण की तो बात की ही, और हर प्रकार के पंपों का उपयोग हम कर ही सकते हैं। तो चाहे सबमर्सिबल पंप हो, चाहे पृष्ठीय पंप हो, दोनों का उपयोग किया जाता है। और ज़्यादा आप पाएँगे कि ज़्यादा जगहों पे तो सबमर्सिबल पंप का उपयोग ज़्यादा किया जाता है और सरफेस पंप का उपयोग कम किया जाता है। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि निम्नजनी पंपों के लिए इसका उपयोग नहीं करते। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाता है डी। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कहाँ पर एक और समस्या होती है कई बार, ये भी आपको मैं बताऊँ अगर, तो इसलिए समस्या होती है क्योंकि हमारा मस्तिष्क कभी ये नहीं सोच पाता कि जितने कथन यहाँ पर दिए गए हैं, वे सब के सब कथन गलत हैं। कि ऐसा कैसे संभव है कि सब के सब कथन गलत है? कम से कम एक तो ऐसा कथन होगा जो कि सही है। तो उस दिशा में कई बार हमारा दिमाग काम करने लग जाता है कि ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इतना सोच समझ करके 2-2 कथन बनाए गए हैं और दोनों के दोनों कथन गलत है। ऐसा कैसे? तो ये कई बार हमारा दिमाग हमें ये बताने लग जाता है और हम भी उसी हिसाब से सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत, और कई बार गलत उत्तर जो है इसी में कई बार अंकित हो जाता है। कई बार आप जब अपने प्रश्न पत्र पर होंगे, अपने परीक्षा में जब आप होंगे, तो फिर आप ये भी सोचने लग जाते हैं कि अच्छा, पिछले 5 प्रश्नों में मैंने बी मार्क किया है उत्तर, छठा में भी बी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बी गलत ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि अब ए, सी या डी होना चाहिए, क्योंकि 5-6 बी हो गया, अब और कितना बी? तो ये सोच करके हम लोग लग जाते हैं वहाँ पर, सोचने लग जाते हैं कि अब ठीक है, और बी अब मार्क नहीं करते हैं क्योंकि जितना बी होना था हो गया। देखिए, पहली बात कि यहाँ पर किसी पैटर्न के हिसाब से आपके पास उत्तर आएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने जो पिछले 5 उत्तरों में बी अंकित किया है, इसकी क्या गारंटी है? इसकी आप कितनी गारंटी लेते हैं कि वो पाँचों के पाँचों बी जो है वो सही रहे होंगे? तो इसीलिए कभी भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि हाँ, अब ए होना चाहिए, अब सी होना चाहिए, अब डी होना चाहिए, बहुत बी हो गया तो अब आगे सी होना चाहिए, बहुत डी हो गया तो अब आगे बी होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनको जैसे मन करेगा वो वैसा सेट करेंगे, और उसके बाद फिर, और अगर आपके दिमाग के साथ उन्हें खेलना होगा, तो फिर आपके कॉन्फिडेंस के साथ अगर उन्हें खेलना होगा, तो हो सकता है कि सारे के सारे एक बार में 50 ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएँ कि पचासों के पचासों का आंसर ए है। उसके बाद तो फिर अच्छे से अच्छे व्यक्ति का दिमाग वहाँ पर फिर जाएगा कि ये ऐसा कैसे संभव है कि सबका आंसर ए ही आ जा रहा है। लेकिन ऐसा होता है। ऐसा विषय यहाँ पर जैसे 2020 की ही हम लोग बात कर रहे हैं। 2020 में विज्ञान में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से लगभग समझ लीजिए कि 70-80% जो उत्तर था, सबका उत्तर डी था कि या तो सब गलत या तो सब सही। ऐसे ही सारे उत्तरों से ये भरा हुआ था। तो उसमें तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है
कि ऐसा कैसे है कि जितना यहाँ पर उत्तर आ रहा है सबका उत्तर डी कैसे आ जा रहा है। तो उसमें तो खैर बेचारे अभ्यर्थी जो जाएंगे परीक्षा लिखने, वहां पर अगर सब डी 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 और सब बी 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 होने लग गया, तो पता नहीं फिर किस तरह से आपका दिमाग काम करेगा वहां। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी कोई निर्धारित पैटर्न नहीं होता। अगर कोई निर्धारित पैटर्न होता तो हम लोग इतना नहीं पढ़ा रहे थे, आपको पहले बता देते कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से आप जा करके अपना उत्तर अंकित करके आ जाइए। इतनी पढ़ाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। तो इसीलिए कभी भी उस तरह से ना सोचें कि ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, अभी बी हो गया तो अब बी नहीं होना चाहिए, अभी डी हो गया तो अब डी नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कथन गलत कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता से थोड़ा दूर जाना होगा, और इसके पीछे भी और इसको भी दूर करने का एक ही तरीका है, अभ्यास। इसका भी एक ही तरीका है, अभ्यास। जितना अभ्यास करेंगे उस तरह से आप खुद को फिर प्रशिक्षित करने लग जाते हैं, और फिर इस प्रकार की गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक अवधारणा है जिसको हम लोग कहते हैं सोलर ट्री। तो सोलर ट्री में क्या किया जा रहा है, आप यहाँ पर इस चित्र को देखिए कि जितने भी हमारे सौर पैनल हैं, इनको धरती पर बिछाने की जगह पर एक टहनी रूपा, एक पेड़ नुमा एक संरचना के ऊपर देखते हैं कि उस पर इन्हें डाला जाता है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें फायदा यह होगा कि जो यहाँ पर जो धरती है इसका भी उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा की एक जो सबसे बड़ी समस्या में से एक है, वो है कि इससे कितनी सारी जो हमारे संसाधन हैं, वो बेकार हो जाते हैं। क्योंकि कई बार खेतों में इन्हें रखा जाता है, खेतों में इन्हें बिछाया जाता है। तो खेतों में अगर हम इसे सौर पैनल को बिछाते हैं, तो फिर वो खेत तो कोई काम के नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप खेती तो कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये जो संसाधनों की बर्बादी है, इससे बचने के लिए सोलर ट्री एक बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है कि इसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि नीचे की जो धरती है, इसको भी इसका भी उपयोग कर सकते हैं, और ऊपर में जो सोलर पैनल इस प्रकार से यहाँ पे सजाए गए हैं, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए सोलर ट्री। तो सोलर ट्री में यही किया जा रहा है। तो ऐसी संरचना है जिसमें वृक्ष के तने की तरह एक ही स्तंभ पर सौर ऊर्जा तकनीक को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से इसको किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी करना संभव है, यहाँ पर ये भी करना संभव है कि सूर्य की दिशा के हिसाब से इसकी दिशा को भी हम लोग बदल पाएँ। यानी अभी अगर मान लीजिए कि अगर सूर्य इस तरफ से आ रहा है, तो सौर पैनल जो है वो इधर है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे सूरज दिन भर होता है और शाम में जाकर के सूर्यास्त होता है, तो वैसे-वैसे सौर पैनल भी जो है इसकी दिशा भी बदले। तो अगर इसकी दिशा को हम लोग बदल पाएँगे इस प्रकार से, तो और बेहतर तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि एक ही दिशा में बिछे रहते हैं, जैसे कि जो सामान्यतः जो भी सोलर पैनल हम लोग बिछाते हैं वो क्या है, वो क्षैतिज रूप से बस बिछे रहते हैं। तो वैसे में क्या होगा, वैसे में वो एक ही दिशा में है, तो सूर्य की दिशा जैसे जैसे बदली, तो उसके बाद फिर उन पे पड़ने वाला प्रकाश जो है वह कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये तकनीक है जिसके माध्यम से हम इसको सूर्य की दिशा के साथ लगा सकते हैं, तो वैसे में क्या होगा कि आप यहाँ पर से और बेहतर कार्य क्षमता के साथ, बेहतर दक्षता के साथ हम यहाँ पर सौर ऊर्जा प्राप्त कर पाएँगे। तो यहाँ पर ये सोलर ट्री के माध्यम से हमारी कोशिश है। तो भूमि की कम आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए कम भूमि में काम हमारा हो जाता है। और आज हमने देखा है कि भारत में सीएसआईआर इसके ऊपर कार्य कर रहा है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसको कहते हैं। तो सीएसआईआर ने ये सोलर ट्री बनाया है, और सीएसआईआर का ये कहना है कि जो भी कार्य एक सामान्य सौर पैनल 20 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र से करता है, वो हम 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र से कर पाएँगे। यानी उतनी ऊर्जा केवल 2 मीटर स्क्वायर की ऊर्जा से की के स्थान से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमि की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो सौर ऊर्जा के साथ है आज के दिन, वो भूमि है। कि किस प्रकार से जो हमारे भूमि संसाधन हैं,
वो बर्बाद होते हैं। फिर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य है, जहाँ चाहे वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। हरित ऊर्जा की बढ़ती माँग को भी ये संबोधित करने में हमें मदद करता है, क्योंकि आज के दिन हम लोग देख रहे हैं, हमने यही सारी चर्चाएँ की, शुरुआत में आंकड़े देखे हमने कि कैसे पहला लक्ष्य था 175 गीगावाट और आगे अब हम लोगों ने इसे बढ़ा करके 500 गीगावाट कर दिया है। तो इसीलिए अगर इस प्रकार के लक्ष्य जो इतने बड़े-बड़े लक्ष्य हम लोगों ने रखे हैं, इनको अगर पूरा करना है तो उनको पूरा करने का तरीका यही है कि इस प्रकार के नए-नए उपकरण, नए-नए तकनीक की ओर हम अग्रसर हों और वहाँ पर से हमें और बेहतर दक्षता प्राप्त हो पाए। तो इसीलिए ये पर्यावरण के अनुकूल है। साथ ही साथ साथ ही साथ एक और बिंदु आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि इससे हमें कृषि आय में कृषि आय में कृषि आय में वृद्धि हम यहाँ पर से देख पाएँगे। तो इसके कारण यानी कि कैसे ये होगा कि जिन भी खेतों में मान लीजिए अगर ये सोलर ट्री जहाँ पर भी लगाए जाते हैं, तो जहाँ अगर किसी एक किसान के खेत में इसे लगाया जा रहा है, तो उस किसान को भी उसका एक मुआवज़ा भी दिया जाएगा, उनको उसके लिए भी अ, उनका एक आय का एक ज़रिया बन जाएगा कि खेती तो हो ही रही है साथ ही साथ, क्योंकि वहाँ पर सोलर ट्री को लगाया जा रहा है, तो उनको अतिरिक्त उसके लिए भी उसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कृषि आय में भी वृद्धि हो पाएगी सोलर ट्री के माध्यम से। तो आज के दिन में हम क्या देख रहे हैं कि अलग-अलग प्रकार की योजनाएँ हैं, अलग-अलग प्रकार की तकनीक है, प्रौद्योगिकियाँ हैं, जिनके माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा हमें देने में देना हमारे लिए संभव हो पा रहा है। एक बात मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, ये जो ये वाला पेन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इसे लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस इसकी जो टिप है ये बहुत ज़्यादा मोटी है। तो इसीलिए पतला वाला अगर मैं लिखूँ, ऐसा तो नहीं कि पतला वाला लिखने से दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि उससे मेरे लिए लिखना थोड़ा आसान है। ठीक है? हाँ, तो उसी से लिखते हैं, क्योंकि उससे वो मैं ठीक से लिख पा रहा हूँ, इसमें लिखने में बड़ी परेशानी हुई मुझे। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि अलग-अलग प्रकार की योजनाएँ हैं, हमें अलग-अलग प्रकार की योजनाएँ देखने को मिल रही हैं, अलग-अलग प्रकार के हमें आज के दिन में तकनीक देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम योजनाओं की बात करें, तो सबसे प्रमुख योजना जो आज के दिन में हमें देखने को मिलती है, वो है राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन। तो राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत सारा कार्य जो किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ जो आज भारत सरकार अपना रही है, उन सब को राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत ही जो हमने पहला लक्ष्य जो 2022 का रखा था, वो इसी के अंदर रखा था और आगे फिर इसको बढ़ा करके जो अगला जो लक्ष्य रखा जा रहा है, वो भी इसी के अंतर्गत रखा जा रहा है 2030 के लिए। तो इसीलिए राष्ट्रीय सौर मिशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए और हमने देखा है कि राष्ट्रीय सौर मिशन शुरुआत में इसके जो लक्ष्य रखे गए थे, वो केवल 20 गीगावाट के लक्ष्य रखे गए थे। केवल 20 गीगावाट और अब जाकर के हम क्या देख रहे हैं कि उस 20 गीगावाट को बढ़ा करके 2022 के लिए सीधे-सीधे 100 गीगावाट कर दिया गया था। तो एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है जो हम लोगों ने रखा था और आगे के लक्ष्य तो और ज़्यादा बड़े लक्ष्य हैं जो रखे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से बाकी भी कई सारे और योजनाएँ हैं जिनको राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ जोड़ करके देखा जाता है। जैसे सृष्टि योजना है, सोलर सिटी योजना है। तो इस प्रकार की योजनाएँ हैं, सूर्य मित्र योजना है। तो अलग-अलग प्रकार की योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से ये किया जा रहा है। और जहाँ तक तकनीक की बात है, तो तकनीक में अगर हम बात करें तो एक तो सोलर ट्री की हमने बात की ही, कि कैसे यहाँ पर सोलर ट्री का उपयोग
करके हमारी कोशिश है कि कैसे कम भूमि का उपयोग करके हम और बेहतर अपनी दक्षता बढ़ा पाएँ। साथ ही साथ आज आप देखेंगे कि फ्लोटिंग सोलर पैनल्स की आजकल बात होती है। सुना है आपने इसके बारे में? फ्लोटिंग सोलर पैनल के बारे में आपने सुना है? तो फ्लोटिंग सोलर पैनल में हम लोग क्या करते हैं कि भूमि वाली जो समस्या है उसको ही यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि हम जल निकायों के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई झील है, कोई तालाब है या कोई डैम वगैरह है, कहीं पर भी इस प्रकार के जो स्थान है वहां पर उसके ऊपर यानी उस जल स्रोत के ऊपर सोलर पैनल को बिछाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि भूमि को तो उपयोग ही नहीं करना पड़ेगा, खेतों वगैरह में नहीं बिछाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि भारत के कई सारे राज्यों में आज इसकी पहल भी शुरू हो चुकी है। तो कुछ हैं जो कि स्थापित किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं, और कुछ है जो स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ में कर दिया गया, आंध्र प्रदेश में कर दिया गया, केरल में कर दिया गया, और भी कहीं कहीं पे कर दिया गया। और अभी सबसे बड़ा, आज के दिन में आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पैनल है वो भारत में लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है, किसी को पता है? कहाँ पे लगाया जा रहा है? भारत का जो सबसे बड़ा, भारत का क्या, वो तो विश्व का सबसे बड़ा रहेगा। फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये अभी हम लोग कर रहे हैं, ये ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में जो लगाया जा रहा है वो काफी बड़ा है। और माना जा रहा है कि हाँ, दीपशिका आपने बिल्कुल सही लिखा। तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में ये लगाया जा रहा है। और उसके साथ साथ बहुत अलग अलग स्थान है जहां पर। तो फ्लोटिंग सोलर पैनल क्या है? फ्लोटिंग सोलर पैनल यानी कि ये जल पर, जल स्रोत पर इन्हें बिछाया जाता है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर जो भी अगले साल तक जो भी होते रहे, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्लोटिंग सोलर पैनल। क्योंकि भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए आज इसकी भी शुरुआत कर दी है। और इससे भी हम लोग की कोशिश होगी कि हम इसे बढ़ावा दे सकें। तो सौर ऊर्जा के क्या-क्या लाभ हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पर्यावरण के अनुकूल है, व्यापक उपलब्धता है, कि हमारे पास उपलब्ध तो है ही आराम से। और भारत जैसे देश में तो और ज़्यादा है, क्योंकि हम एक प्रकार से भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक हैं। तो भारत का आधा भाग जो है वो तो उष्णकटिबंधीय इलाके में आता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो सौर ऊर्जा की उपलब्धता है वो काफ़ी अधिक है, बेहतर है। बहुउपयोगी है, क्योंकि अलग-अलग प्रकार से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का शोर नहीं होता, जो कि कोयले के साथ हो सकता है या फिर बाकी पवन ऊर्जा के साथ भी हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं है। रख-रखाव की आवश्यकता काफ़ी कम होती है। एक बार आपने इन्हें स्थापित कर दिया तो बड़े आराम से बहुत दिन तक इनको हम उपयोग कर सकते हैं इनका। फिर दूरस्थ और बिजली के वहनीय विकल्प बन सकते हैं, यानी दूरस्थ इलाकों में विशेषकर इनका उपयोग किया जा सकता है। जहाँ तक हमारे लिए मान लीजिए अ अ, बिजली पहुँचाना सामान्यतः संभव ना हो, उस प्रकार के इलाकों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे बिल्कुल अलग-थलग जो क्षेत्र होते हैं, जैसे हमने बात की थी हनले की, कि हनले इतने दूर इलाका है जहाँ पर, और लोग भी इतने कम है कि वहाँ तक बिजली पहुँचा पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो वैसे में वहाँ पे आप पाएँगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा का। वैसे ही निवेश पर प्रतिफल, जिसको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी निवेश हम लोग कर रहे हैं, हालाँकि शुरुआती निवेश थोड़ा-सा अधिक हो सकता है,